गुड इवनिंग दोस्तों। कल के आगे की बातचीत कर रहे हैं हम लोग। कल हम लोगों ने जाते जाते असेट्स पे चर्चा करी थी। हम लोगों ने असेट्स के ऊपर बातचीत करी थी दोस्तों कि असेट्स का मतलब क्या। देयर आर टू टाइप्स ऑफ असेट्स, वन इज नॉन करंट, सेकेंड इज करंट। नॉन करंट मतलब वो जो एक साल से ज़्यादा के लिए असेट्स हमारी, उसे नॉन करंट या लॉन्ग टर्म असेट्स कहते हैं। और जो विद इन द 1 ईयर के लिए असेट्स होती है, जो विद इन 1 ईयर अपना रूप चेंज कर देती है, उसे हम करंट असेट्स कहते हैं। दोस्तों इसी असेट्स को दो कैटेगरी में फिर से बांटा गया, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब वो असेट्स विच कैन बी टच, विच कैन बी सीन। इंटेंजिबल असेट्स मतलब वो विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच, उसको अपन इंटेंजिबल असेट्स कहते हैं। तो दोस्त किस टाइप की असेट्स हमारी टेंजिबल है, किस टाइप की इंटेंजिबल है, किस टाइप की हमारी असेट्स नॉन करंट है, किस टाइप की करंट है, ये हमें यहाँ पे देखने की जरूरत होगी। चलें दोस्तों हम लोग आगे की बात करते हैं। आज यहाँ पे रिसिप्ट, व्हाट डू मीन बाय रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब होता है जो भी वस्तु हमने बेची है, जो भी चीजें हमारी दुकान से हमने बेची है, जो भी हमारा नेचर ऑफ गुड्स हमने अगर बेचा और उस समय पैसा आया है तो उसे हम रिसिप्ट कहेंगे। हमने अपना माल किसी को उधार बेचा था और बाद में उस डेटर्स ने, उस कस्टमर ने हमें पैसा दिया, तो इसे भी रिसिप्ट कहेंगे। हमने किसी को सेवाएं दी, मैंने आपको पढ़ाया और आपसे फीस ली, इसे भी रिसिप्ट कहेंगे। तो दोस्तों रिसिप्ट का अर्थ क्या। रिसिप्ट इट इज द अमाउंट रिसीव्ड, यहाँ पे रिसिप्ट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेलिंग असेट्स, गुड्स और सर्विसेज। मैंने आपको अपनी सेवाएं दी, अपना गुड्स बेचा, इनसे मुझे जो पैसा मिला, इसे रिसिप्ट कहेंगे। रिसिप्ट आर फर्दर कैटेगराइज इनटू रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। रिसिप्ट को फिर हम कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट में बांटेंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब वो रिसिप्ट जो हमारी रूटीन रिसिप्ट है, लगातार रिसिप्ट है, जैसे माल बेचने से आने वाला पैसा रेवेन्यू रिसिप्ट है, डेटर से आने वाला पैसा रेवेन्यू रिसिप्ट है, हमें रूटीन में कमीशन मिलना रेवेन्यू रिसिप्ट है। बट हमने असेट्स बेच दी, असेट्स बेच दी जो हमारा काम रूटीन नहीं है, जो हमारा काम रेगुलर नहीं है, और उसे हमने बेच दिया, कैपिटल रिसिप्ट। हमने लोन लिया, कैपिटल रिसिप्ट। तो जो रिसिप्ट कभी कभी हो उसे कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कैटेगराइज करूँ तो कैपिटल रिसिप्ट मतलब रेयरली, कभी कभी, और रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब रूटीन। रूटीन मतलब अगर गुड्स को सेल करना, रूटीन रिसिप्ट, डेटा से पैसा आना, रूटीन रिसिप्ट, कमीशन मिलना, रूटीन रिसिप्ट। पर असेट्स को बेचना, लोन लेना, ये कैपिटल रिसिप्ट है। असेट्स को बेचना, लोन लेना, ये कैपिटल रिसिप्ट है। आगे receipt, it is the amount or received or receivable in the normal course of business, say against the sale of goods and rendering the services or investment of business resources in any fixed deposit। मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, सेल ऑफ गुड्स हुआ, डेटा से पैसा हुआ, सर्विसेज से पैसा मिला। they are shown in the P&L account। इन्हें हम P&L account के माध्यम से शो करेंगे। Right, these are shown in the P&L account in the case of enterprises and in the income and expenditure in the case of नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पर अभी हमें इतना लोड नहीं लेना है, अभी तो हमें सिर्फ इतना सा मानना है दोस्तों, मैं जो सिंपल बता रहा हूँ कि अगर आपने अपनी दुकान पे रूटीन में माल बेचा है, अगर आप अपनी दुकान पे रूटीन में माल बेचते हो और आपको अगर उसकी कोई रिसिप्ट आती है तो रेवेन्यू रिसिप्ट इज सेल ऑफ गुड्स। आपके सर्विसेज देना, सर्विसेज गिवन, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, राइट, डेटर्स से पैसा मिलना, डेटर्स, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। ये पक्की बात दोस्त, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। चलें दोस्त, ये जो हुई कैपिटल रिसिप्ट मतलब लोन लेना, लोन रिसिप्ट, सेल ऑफ फिक्स असेट्स, ये रिसिप्ट, पक्की बात। तो असेट्स को बेचना, लोन लेना, ये सब अपने लिए कैपिटल रिसिप्ट है। तो लोन लेना, असेट्स को बेचना, ये सब कैपिटल रिसिप्ट है। सेल ऑफ गुड्स, सर्विसेज गिवन, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ये सब अपने लिए रेवेन्यू रिसिप्ट है। कैपिटल रिसिप्ट रेयरली, लोन रिसिप्ट, सेल ऑफ फिक्स असेट्स, ये अपने लिए कैपिटल रिसिप्ट है। पक्की बात है। चलो यहाँ पे अगर अपन बातचीत करें, अब दोस्त आता है एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर मतलब क्या। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट, एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट, जो हमने अमाउंट खर्च किया
or the liability incurred for acquiring the assets, goods or services, expenditure may be categorized into capital expenditure or revenue expenditure. दोस्तों तो दोस्तों व्हाट डू मीन बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड व्हाट डू मीन बाय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताता हूँ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर जो रूटीन होते हैं, लगातार होते हैं, बार बार होते हैं। माल को खरीदना, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमने माल बेचा उसकी लागत मतलब परचेज, स्टाफ की सैलरी देना, रेंट देना, बिजली का बिल देना, टेलीफोन का बिल भरना, एडवर्टीजमेंट करना, वो खर्चे जो रूटीन होते हैं, लगातार होते हैं, बार बार होते हैं, बिजनेस को मेंटेन करने में होते हैं, बिजनेस को रूटीन चलाने में होते हैं, बिजनेस को रेगुलरली ऑपरेट करने में होते हैं, उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर जो रेयरली होते हैं, कभी कभी होते हैं, जो किसी फिक्स असेट्स को लाने में होते हैं, फिक्स असेट्स को परचेज करने में होते हैं, फिक्स असेट्स को पुट टू यूज करने में होते हैं, उन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो दोस्तों एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। एक्सपेंडिचर में दो तरह के एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर ये रेयरली होते हैं, ये फिक्स असेट्स को परचेज करने में होते हैं। फिक्स असेट्स मतलब नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स को परचेज करने में होते हैं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिफोर द असेट्स, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिफोर द असेट्स पुट टू यूज। Okay, expenditure incurred or expenditure incurred before assets put to use। मतलब क्या हुआ बिफोर असेट्स पुट टू यूज? इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने एक फिक्स असेट्स खरीदी, प्लांट मशीनरी, ये मैंने प्लांट मशीनरी खरीदी सपोज करो बॉम्बे से, ये मैंने बॉम्बे से प्लांट मशीनरी खरीदी और मान लो ये 1 लाख रुपए की आई। अब इसको लाने में फ्रेट लगा, राइट, 5,000 रुपये का। इसको इंस्टॉल करने में, इसको इंस्टॉलेशन में 2,000 लगे। इसको ट्रायल करने में, ट्रायल एक्सपेंडिचर में 1,000 लगे। दोस्तों 1 लाख प्लस 5,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000, 1,08,000 का टोटल खर्चा हुआ। तो दोस्तों ये पूरे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर हुए। फिक्स असेट्स को खरीदने में किए जाने वाले खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। कोई ऐसा खर्चा कराओ जिससे अपनी असेट्स की कैपेसिटी बढ़ी हो, असेट्स की कैपेसिटी बढ़ी हो, कैपेसिटी इंक्रीज हुई हो, राइट, अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हुई हो, अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हुई हो, राइट, लॉन्ग टर्म के लिए खर्चा किया गया हो, राइट। तो ऐसा खर्चा जो आपने कराओ जिससे आपकी इनकम कमाने की क्षमता बढ़ गई, ऐसा खर्चा कराओ जिससे आपके असेट्स की कैपेसिटी बढ़ गई, ऐसा खर्चा कराओ जिससे आपने फिक्स असेट्स ही खरीदी, ऐसा खर्चा कराओ जो बड़ी अमाउंट का कराओ, ऐसा खर्चा कराओ जो रेयरली कराओ। तो वो खर्चा जो रेयरली होता है, वो खर्चा जो कभी कभी होता है, वो खर्चा जो फिक्स असेट्स, नॉन करंट असेट्स, परमानेंट असेट्स, लॉन्ग टर्म की असेट्स को खरीदने में किया गया हो, फिक्स असेट्स को ही खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसे मैंने मेरे बिजनेस में फर्नीचर खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। प्लांट मशीनरी खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। गाड़ी 2 व्हीलर 4 व्हीलर कार खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो दोस्तों फिक्स असेट्स को खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कोई ऐसा खर्चा करना जिससे असेट्स की कैपेसिटी बढ़ जाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अर्निंग कैपेसिटी इनहेंस हो जाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेयरली होने वाला खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इससे आपकी अमाउंट बड़ी होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो रूटीन होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो रूटीन होते हैं, बिजनेस को ऑपरेट करने में होते हैं, बिजनेस को मेंटेन करने में होते हैं, राइट। एग्जाम्पल गुड्स को खरीदना, राइट, बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, राइट। तो गुड्स परचेज करना, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, बैंक चार्जेस, ऑफिस एक्सपेंसेस,
ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सब क्या होगा आपके लिए कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एडवर्टीजमेंट करना, रूटीन, ये सब आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर जो आपके रूटीन होते हैं, लगातार होते हैं, बार बार होते हैं, होते रहते हैं, उन्हें अपन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब दोस्तों इसमें एक छोटा सा और डेफिनेशन का आता है कि वो खर्चा जिसका बेनिफिट हमको बहुत लंबे, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर होता है जो असेट्स क्रिएट करता है, ये असेट्स क्रिएट करता है या उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, और ये वो खर्चे होते हैं जिनका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर होता है, मोर देन 1 ईयर होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अब दोस्त ये वो खर्चे होते हैं जो रूटीन होते हैं, रेगुलर होते हैं, राइट, इनका बेनिफिट 1 साल या उससे कम के लिए होता है। अब एक और खर्चा आता है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन आजकल इसको हटा दिया है, लेकिन फिर भी आपकी 11th में रखा हुआ है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है दोस्त वो खर्चा जो हमने एक बार करा लेकिन जिसका बेनिफिट हमको 1 साल से ज्यादा तक के लिए मिलेगा। जैसे मैंने कंपनी जब कंपनी लॉन्च हुई थी, जब बिजनेस लॉन्च हुआ था, तो बड़ी मात्रा में एडवर्टीजमेंट करा, आईफोन 11 आईफोन 11 आईफोन 11 आ रहा है। दोस्तों वो जो खर्चा किया उस खर्चे का, उस एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट 1 साल से ज्यादा 2-3 साल के लिए मिलेगा। मैंने किसी की दीवार पे वॉल पेंटिंग करा दी 3 साल के लिए और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 3 साल के लिए दीवार पे वॉल पेंटिंग रहेगी और उसको 3,000 रुपये दिए, तो दोस्तों ये खर्चा मैंने 3,000 रुपये अभी दे दिया, लेकिन इसका बेनिफिट मुझे 3 साल तक मिलेगा। तो देयर आर सम एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड इन द करंट ईयर बट द बेनिफिट ऑफ दैट एक्सपेंडिचर वुड बी मोर देन 1 ईयर, तो इन्हें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और वो खर्चा जिसका बेनिफिट 1 साल या उससे कम के लिए मिलता है उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और वो खर्चा जिससे कोई असेट्स क्रिएट होती है या असेट्स की लाइफ बढ़ जाती है उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। मैं तीनों के एग्जांपल लेके बताता हूं। मैंने रूटीन में एडवर्टीजमेंट करा, पंपलेट बांटे दीवालों पे, मैंने रूटीन में एडवर्टीजमेंट करा, पंपलेट बांटे, खंभों पे सनपिक शीट लगाई, बैनर झंडे लगाए, ये सब मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मैंने रूटीन में पंपलेट बांटे, मैंने रूटीन में खंभों पे पंपलेट वगैरह या सनपिक शीट लगाई, बैनर लगाए, ये आज लगाए कल उतर जाएंगे, 10 दिन में उतर जाएंगे, 15 दिन में उतर जाएंगे, टेम्परेरी एडवर्टीजमेंट है। तो जब मैं कोई एडवर्टीजमेंट करता हूं उसका बेनिफिट मुझे टेम्परेरी मिलता है तो उसे अपन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें टेम्परेरी मिलता है, 1 साल से कम के लिए मिलता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर जिससे कोई असेट्स क्रिएट होती है। मैंने कोई एडवर्टीजमेंट किया और मेरी क्लास के बाहर ग्लो साइन बोर्ड लगाया, लाइट वाला बोर्ड लगाया, नियॉन साइन रोड लग गए और उसके 40,000 रुपये लगे, ये मेरे को कम से कम 10-12-5 साल चलेगा। मेरी असेट से, मेरी लाइफ टाइम के लिए असेट्स बोल सकता हूं, लाइफ टाइम नहीं भी बोलूं तो 10 साल 5 साल तो बोलूं, इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। मैंने किसी और की दीवार पे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करा और एडवर्टीजमेंट करा तो दैट एडवर्टीजमेंट वुड बी मोर देन 1 ईयर, इसे अपन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर जो 1 साल से ज्यादा के लिए होता है, बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के लिए मिलता है, उसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमको 1 साल के लिए मिलता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो जिससे कोई असेट्स क्रिएट होती है जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। मैंने एडवर्टीजमेंट का बोर्ड बनवाया, नियॉन साइन बोर्ड बनवाई, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वॉल पेंटिंग करी, 2-3 साल का बेनिफिट मिलेगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और रूटीन पंपलेट बैनर झंडे लगाए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर जो रूटीन होते हैं, लगातार होते हैं, बार बार होते हैं, ऑपरेशन करने के लिए होते हैं, बिजनेस को चलाने के लिए होते हैं, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, स्टाफ की सैलरी, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट, माल खरीदना, ये सब रेवेन्यू है। फिक्स असेट्स खरीदना, नॉन करंट असेट्स खरीदना, फर्नीचर खरीदना, प्लांट मशीनरी खरीदना, ये सब नॉन करंट असेट्स होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। कोई ऐसा खर्चा करना जो हैवी एडवर्टीजमेंट, कंपनी के लॉन्चिंग के समय का हैवी एडवर्टीजमेंट जो आपने एक बार करा जिसका बेनिफिट कई सालों तक मिलेगा, उसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं कि आ रहा है लॉन्चिंग, उसका बेनिफिट मुझे कई सालों तक मिलेगा, इसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। वैसे ही कैपिटल अपन ने बात करी थी रिसिप्ट, कि ऐसी रिसिप्ट जो कभी कभी होती है, रेयरली होती है, असेट्स को बेचने से प्राप्त होना, लोन लेना, ये कैपिटल रिसिप्ट है। बट रूटीन रिसिप्ट होना, माल को बेचना, डेटा से पैसा आना, कमीशन मिलना, सर्विसेज देना और पैसा लेना, रूटीन होती है तो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है।
राइट। तो दोस्तों ये सब हमको ध्यान देना है। अब दोस्तों हमको कुछ और शब्दों पे परिचित करना पड़ेंगे। आपकी किताब में अग्रवाल साहब बहुत सारी चीज़ों को एक जगह लेकर आ गए हैं, उन्हें अपन यहाँ पे ये बोलते हैं कि भाई क्या चीज़ है। एक्चुअल में एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस मोर और लेस सेम चीज़ है। एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर मोर और लेस सेम चीज़ बोली है। ब्रॉड वर्ड अगर अपन बात करें तो वो एक्सपेंडिचर होता है। इसने एक्सपेंसेस का नाम दिया खर्चे। खर्चे का मतलब एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकट फॉर जनरेटिंग इनकम। ये बहुत क्लियर कट बात है कि एक्सपेंसेस मतलब वो जो इनकम प्राप्त करने के लिए किया गया खर्चा। मेरे को इनकम कमानी है तो उसको प्राप्त करने के लिए मैंने स्टाफ को रखा। मेरे को इनकम कमानी है तो उसको प्राप्त करने के लिए मैंने ऑफिस लिया, उसका किराया दिया। मेरे को इनकम कमानी है तो उसको प्राप्त करने के लिए मैंने बिजली का बिल दिया। मेरे को इनकम कमानी है तो उसको प्राप्त करने के लिए मैंने टेलीफोन का बिल, टेलीफोन को यूज़ करा तो टेलीफोन का बिल भरा। तो टेलीफोन का बिल भरना क्योंकि मैं इनकम कमाना चाहता हूँ, माल खरीदना क्योंकि मैं माल बेचना चाहता हूँ, ऑफिस लिया क्योंकि मैं ऑफिस में दुकान खोल के माल बेचना चाहता हूँ। तो कोई भी ऐसा खर्चा करना, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ करना जिससे आप इनकम कमाना चाहते हो, उसके लिए किया गया कोई भी खर्चा, उसके लिए लगाया गया कोई भी पैसा, उसे खर्चा कहते हैं, राइट। इसे अपन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी कहते हैं। वही ट्रेडिंग या P&L की बात है। तो मोर और लेस अगर बात करूं एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस दैट आर द सेम थिंग कि द अमाउंट इनकट फॉर जनरेटिंग द इनकम। ऐसा कोई खर्चा करना, ऐसा कोई पैसा देना जिससे हमारी इनकम जनरेट हो, उसे हम यहाँ पे एक्सपेंसेस कहेंगे। दोस्तों प्रीपेड हुआ, आउटस्टैंडिंग हुआ, इसे मैं थोड़ा सा आगे जाके समझाऊंगा। अब दोस्त आती है रेवेन्यू का मतलब क्या। व्हाट डू मीन बाय रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है सीधे सीधे आपने कोई माल बेचा, आपने कोई किसी को सेवाएं दी, आपने कोई माल बेचा, आपने कोई सेवाएं दी, आप किसी की दुकान पे कमीशन एजेंट हो, आपने उसका माल बिकवा दिया, आपका कमीशन बना। तो सीधी सी बात है, रेवेन्यू का मतलब होता है कि आपने कोई माल बेचा, कोई सेवाएं दी और पैसा लिया। अब इनकम का मतलब क्या। रेवेन्यू मतलब सेल ऑफ गुड्स, रेवेन्यू मतलब सर्विसेज गिवन, रेवेन्यू मतलब कमीशन, मतलब सर्विसेज आर रेंडर्ड और कमीशन अर्न। अब दोस्तों उस सेल में से खर्चे घटा दो, उस सेवाएं देने में से खर्चे घटा दिया, तो रूटीन इनकम, ऑर्डिनरी कोर्स के बिजनेस में मैं जो काम कर रहा हूं, जो भी एक्टिविटीज मेरा रूटीन काम है, जो भी एक्टिविटीज मेरा रूटीन नेचर है, उस काम करने के कारण पैसा लेना रेवेन्यू। और उसमें से खर्चे घटा के अब जो प्राप्त होना वो मेरी इनकम है। मैंने आपको पढ़ाया, आपकी फीस आई 10,000 रुपये, ये मेरी रेवेन्यू है, क्योंकि मेरा रूटीन काम पढ़ाना और आपकी फीस आना रूटीन है, रेवेन्यू है। उस 10,000 में से मेरे स्टाफ की सैलरी गई, मेरा बिजली का बिल गया 3,000 का, तो 10 में से 3 गए तो 7,000 मेरी इनकम है। तो इनकम इज नॉट द फीस इज द रेवेन्यू। बट उसमें से खर्चे घटा दिए, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, स्टाफ की सैलरी, फैकल्टी की सैलरी घटा दी, अब मेरे हाथ में 7 बचे, ये मेरी इनकम है। तो देयर इज एन डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड इनकम। रेवेन्यू मतलब ग्रॉस इनफ्लो, माल बेचा दुकान पे, उससे जो इनफ्लो आया रेवेन्यू, सेवाएं दी उससे जो इनफ्लो आया रेवेन्यू है, मैंने आपका माल बिकवा दिया जो कमीशन आ रहा है रेवेन्यू है। बट इनमें से जो खर्चे घट गए मेरे, इनमें से जो एक्सपेंडिचर घट गए मेरे, इनमें से जो मेरे खर्चे इनकम को कमाने के लिए जो पैसा खर्च किया वो घट गया, अब जो नेट बचा उसे कमाई इनकम कहेंगे। तो रेवेन्यू का मतलब होता है रूटीन काम करने से जो पैसा आना। रेवेन्यू मतलब इनफ्लो फ्रॉम रूटीन एक्टिविटीज। यहां पे बोलूंगा इनफ्लो फ्रॉम रूटीन एक्टिविटीज। दोस्तों ये डिटेल नोट्स है, ये किताब है, इसका शॉर्ट रूप भी मैंने आपको समरी के रूप में नोट्स में देना है। इसका शॉर्ट रूप ये रहा, ये दीज आर द डिटेल, दीज आर द बुक, ये बुक है ग्रेवाल साहब की, और इसके शॉर्ट नोट्स समरी नोट्स ये रहे, इसके शॉर्ट नोट्स समरी नोट्स ये रहे जो मैं आपको दूंगा। दीज आर द समरी नोट्स, ये रहा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, दीज आर द समरी, दीज आर द क्रक्स ऑफ दैट चैप्टर, दीज आर द क्रक्स ऑफ दैट चैप्टर। जैसे देखो ये रहा रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन्स द इनकम फ्रॉम एनी सोर्स, इट शुड बी रेगुलर नेचर, मतलब इनकम फ्रॉम रेगुलर नेचर, सेल ऑफ गुड्स, प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कस्टमर, कमीशन, डिविडेंड, इंटरेस्ट। Expenses means cost incurred by business to generating the income.
एंड द इनकम, इनकम यहां पे अगर अपन बात करें प्रॉफिट, इनकम रेवेन्यू माइनस खर्च। तो दोस्तों रेवेन्यू मतलब रूटीन इनफ्लो, रेगुलर एक्टिविटीज से किए जा सकने वाला कार्य। मेरे पास दोनों चीज है, किताब भी पूरी है जो डिटेल में भरमा रही है और उसका समरी क्रक्स भी दूंगा आपको मैं। तो आई विल प्रोवाइड यू ए समरी नोट्स ऑल्सो रेदर देन द बुक, बुक के अलावा मैं आपको ये भी दूंगा, राइट। तो यहाँ पे रेवेन्यू मतलब इनफ्लो फ्रॉम रूटीन एक्टिविटीज, मतलब क्या क्या हो गया इसमें बताओ। सेल ऑफ गुड्स, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, providing services to customer, providing services to customer, sale of goods to customer, providing services to customer, okay. Third, commission received, डिविडेंड रेशियो, डिविडेंड रेशियो पक्की बात है। तो दोस्तों सेल ऑफ गुड्स, प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द कस्टमर, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, दीज आर द इनकम, दीज आर द इनफ्लो, दीज आर द इनकम, दीज आर द इनफ्लो, राइट। इधर अपन बात करें एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मतलब इनकम प्राप्त करने के लिए किया गया खर्चा, इनकम प्राप्त करने के लिए किया गया खर्चा, राइट। एक्सपेंडिचर मतलब कोई असेट्स एक्वायर करना है, कोई लाइबिलिटीज का पेमेंट करना, राइट। कोई मीट आउट करनी अपनी लाइबिलिटीज को, कोई अपना कर्जा था, कोई लाइबिलिटीज को मीट आउट करना, वो एक्सपेंडिचर। कोई असेट्स को एक्वायर करना, वो एक्सपेंडिचर। बट एक्सपेंसेस आर द अमाउंट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग द इनकम। और दोस्तों ये हो गई इनकम और ये हो गई दोस्तों प्रॉफिट। सेल मतलब ब्रैकेट में रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अगर आपने रूटीन में, रूटीन इनफ्लो में से खर्चे घटा दिए तो उसे अपन क्या बोलेंगे, इनकम, प्रॉफिट। पर अगर गेन की बात करूं तो गेन वो होता है जो प्रॉफिट हुआ असेट्स को बेचने से। इरेगुलर एक्टिविटीज से अगर आपने कुछ कमाया, लॉटरी लग गई, असेट्स बेची, जो आपका रूटीन काम नहीं, आपका रूटीन काम तो माल बेचना है, आपका रूटीन काम तो माल बेचना है, आपका रूटीन काम तो माल बेचना है। माल बेचने से पैसा आया, उसमें से खर्चे घटाए, अब कमाया, उसे इनकम या प्रॉफिट कहेंगे। पर असेट्स बेची, 10,000 की बुक वैल्यू थी, 12 में बेच दी असेट्स, उससे जो प्रॉफिट हुआ गेन हुआ। इरेगुलर एक्टिविटी, इरेगुलर एक्टिविटी से आपने कुछ कमाया, अचानक कमाया, सडन कमाया, गेन। रूटीन कमाया, लगातार कमाया, प्रॉफिट। दोस्तों ये रहा आपके लिए गेन। गेन, गेन में क्या बोलता है, गेन इज द इंक्रीज इन द ओनर्स इक्विटी रिजल्टिंग फ्रॉम समथिंग अदर देन द डे टू डे अर्निंग फ्रॉम द इरेगुलर और नॉन रिकरिंग इन नेचर। मतलब ऐसी एक्टिविटीज से कमाया जो इरेगुलर है, कभी कभी रेयरली कोई काम करा, उससे कमाया, गेन हुआ। मेरी प्रॉपर्टी पड़ी थी, मेरा काम प्रॉपर्टी को बेचने खरीदने का नहीं, बेच दी, कमा लिया, गेन। मेरे पास पैसा था, मौका लगा, राइट। कोविड-19 आया, मैंने शेयर मार्केट में लगाया, गिरा हुआ है। फिर मेरा काम तो रूटीन पढ़ाने का है, पैसा था, मैंने लगा दिया, बाद में शेयर मार्केट बढ़ा, मैंने बेच दिया, ये मेरे लिए काय की इनकम है, गेन है। तो रूटीन एक्टिविटीज में आपने कमाया, रूटीन काम में आपने कमाया, वो आपके लिए कौन सी चीज हो गई, इनकम। पर रूटीन काम के अलावा इरेगुलर एक्टिविटीज से आपने कमाया तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, गेन। तो दोस्तों रेवेन्यू का मतलब होता है असेट्स को बेचने से आने वाली बातें। यहां पे अपन बात करें चले, रेवेन्यू का मतलब होता है रूटीन इनफ्लो, उसमें से खर्चे घटा दिए तो इनकम। गेन का मतलब होता है नॉन रूटीन एक्टिविटीज, इरेगुलर एक्टिविटीज, असामान्य एक्टिविटीज से कमाए
तो उसे अपन क्या बोलेंगे, असामान्य एक्टिविटीज से कमाने पर, इरेगुलर एक्टिविटीज से कमाने पर, असेट्स बेच दी, लॉटरी लग गई, उसे अपन बोलेंगे यहाँ पे गेन। तो दोस्तों दो तरह की एक्टिविटीज होती है, एक ऑपरेटिंग और एक नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग मतलब रूटीन, रेगुलर नेचर ऑफ द बिजनेस। मेरी कपड़े की दुकान है, कपड़े का काम, मेरी किराने की दुकान है, किराने का काम, ये मेरा रूटीन काम है। मेरा पढ़ाने का काम है, मेरा पढ़ाने का। आई एम चार्टेड अकाउंटेंट, आई एम गिविंग द सर्विसेज टू माई क्लाइंट, आई एम गिविंग द कंसल्टेंसी टू माई क्लाइंट, ऑपरेटिंग, ये मेरे लिए इनकम हुई। तो रूटीन एक्टिविटीज से आपने जो कुछ भी कमाया उसे इनकम कहेंगे। पक्की बात। वही बात होती है दोस्त लॉस। लॉस इज द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए पीरियड ओवर इट्स रेवेन्यू। अगर आपने रूटीन इनफ्लो करा, उसमें से खर्चे घटाए, प्लस बचा तो इनकम। अगर आपके खर्चे ज्यादा हो गए और इनफ्लो कम हुआ रूटीन, और आपको लॉस हो गया तो उसे लॉस कहेंगे। लॉस, लॉस, ये लॉस। अब दोस्त अगला पॉइंट आ रहा है परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न और ये सब चीजें। उसके पहले मैं गुड्स की बात करूंगा। पहले गुड्स की। गुड्स आर द फिजिकल आइटम। पहले गुड्स की बात करूंगा। गुड्स आर द फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड दैट आर परचेज टू डू बी सोल्ड। गुड्स मतलब वो आइटम जो मैंने इसलिए खरीदी है जो मैं वापस बेचूंगा। नेचर ऑफ द बिजनेस, सीधी बात है आपकी दुकान काय की है, सीधी बात है आपका बिजनेस काय का है, सीधी बात है आपका दुकान पे किस चीज की आप वस्तु की डीलिंग करते हो। तो आइटम ऑफ द बिजनेस, आइटम ऑफ बिजनेस, आइटम ऑफ बिजनेस, राइट। किराना शॉप, किराना शॉप, क्लॉथ शॉप, राइट। यहां पे बात करें अपन जिसका जिसमें बिजनेस है, राइट। फ्रूट शॉप, फ्रूट शॉप, इलेक्ट्रॉनिक शॉप। तो दोस्तों इसमें किराना गुड्स क्या हो गया, इसमें किराना गुड्स हो गया, इसमें क्लॉथ क्या हो गया, गुड्स हो गया, इसमें फ्रूट क्या हो गया, गुड्स हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्या हो गया, गुड्स हो गया। जिस चीज में आपकी दुकान है, जिस चीज में आपका धंधा है, उस चीज को गुड्स कहते हैं। अगर आपकी दुकान है दोस्त, शॉप है, तो वहां पे फिनिश गुड्स होता है। फिनिश गुड्स का मतलब है रेडीमेड माल आता है और रेडीमेड बिकता है। इसको हम ट्रेडिंग गुड्स भी कहते हैं। ट्रेडिंग गुड्स का मतलब जो आता है वही बिक जाता है। पर अगर आपकी फैक्ट्री है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, आपकी ट्रेडिंग इंडस्ट्री है, तो ट्रेडिंग गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो रॉ मटेरियल होगा, WIP होगा और फिनिश गुड्स होगा। क्योंकि अगर आपकी फैक्ट्री है तो वहां कच्चा माल भी होगा दोस्त, वहां आधा अधूरा माल भी होगा दोस्त, और वहां तैयार माल भी होगा दोस्त। जैसे मेरी पेन बनाने की फैक्ट्री है, तो पेन बनाने में प्लास्टिक मेरे लिए क्या है, रॉ मटेरियल। तैयार पेन बन के क्या होगा, फिनिश गुड्स। और आधे अधूरे पेन बने हुए, पेन बन गया, ढक्कन नहीं बना, ढक्कन बन गया, पेन बन गया, पेन बन गया, निप नहीं लगी, निप लग गया पर शाई नहीं डाली, ये सब वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है कार्य चालू हालत में है। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, और फिनिश गुड्स मतलब तैयार माल। दोस्तों गुड्स का मतलब होता है वो चीज, द थिंग which is purchased for resale। The thing which is purchased for resale, वो वस्तु जो मैंने इसीलिए खरीदी है जिससे मैं बाद में बेच पाऊं। वो वस्तु जो मैंने इसीलिए खरीदी है जिससे मैं बाद में बेच पाऊं। वो वस्तु जो मैंने इसीलिए खरीदी है जिससे मैं बाद में बेच पाऊं। The thing which is purchased for resale purpose। The thing which is purchased for resale purpose। वो वस्तु जिसे मैंने इसलिए बेचा ताकि मैं बेच पाऊं, ताकि मैं बाद में बेच पाऊं। मैं उस चीज को खरीदी इसलिए रहा हूं। नेचर ऑफ द बिजनेस, इसको मैं बोल सकता हूं नेचर ऑफ द बिजनेस। मेरे बिजनेस का नेचर क्या है, वो वस्तु, वो आइटम जिसे मैं इसलिए बेच पा रहा हूं कि मैं उसे बाद, इसलिए खरीद रहा हूं कि मैं उसे बाद में बेच पाऊं। The thing which is purchased for resale, the thing which is purchased for resale, वो वस्तु जो मैंने इसलिए खरीदी है जिससे मैं बाद में बेच पाऊं, उसे अपन बोलते हैं यहां पे गुड्स। पक्की बात दोस्तों। तो ये हो गई अपने लिए दोस्तों गुड्स की बात।
द थिंग विच इज परचेज फॉर रीसेल, नेचर ऑफ द बिजनेस। पक्की बात दोस्त। चल अब यहां पे अगर अपन बातचीत करें तो यहां पे क्या चीज होगी बेटा, द थिंग विच इज परचेज फॉर रीसेल, नेचर ऑफ द बिजनेस। अब दोस्त यहां पे अगर बात करूं कि मैंने माल खरीदा है, गुड्स, मेरी किराना शॉप है, किराना माल खरीदा सप्लायर से, तो मैं जिससे माल खरीदता हूं उसे क्रेडिटर्स कहते हैं, सप्लायर कहते हैं। उससे मैंने गुड्स खरीदा है तो उसे परचेज कहेंगे। दोस्तों अगर मेरे को खरीदा हुआ माल पसंद नहीं आया और मैंने इसे वापस कर दिया तो इसे परचेज रिटर्न कहेंगे। जो माल मैंने खरीदा उसे अगर मैंने बेच दिया दोस्तों तो उसे सेल्स कहेंगे। देखो इंग्लिश में हर चीज खरीदने को परचेज कहते हैं, हर चीज बेचने को सेल कहते हैं, लेकिन अकाउंट्स में हम गुड्स को खरीदने को ही परचेज वर्ड यूज करेंगे, हम गुड्स को सेल करने को ही सेल वर्ड यूज करेंगे। व्हेन वी परचेज द गुड्स देन इट इज नोन एज परचेज, व्हेन वी सेल द थिंग देन इट इज नोन एज सेल्स। जब मैंने वो वस्तु खरीदी हो जिसे मैं वापस बेचना चाहता हूं तो इसे परचेज कहेंगे। जब मैंने वो वस्तु बेची हो जिसे मैं बेचना चाहता हूं तो उसे अपन सेल कहेंगे। तो दोस्तों ये रही परचेज, ये रही परचेज, रिटर्न, सेल्स। दोस्तों जो मैंने माल बेचा था कस्टमर को वो वापस आ गया तो उसे सेल रिटर्न कहेंगे, सेल रिटर्न। दोस्तों ये जो परचेज होती है अगेन दो तरह की होती है कि अगर मैंने नगद माल खरीदा, अगर मैंने नगद माल खरीदा तो इसे कैश परचेज कहेंगे। अगर मैंने उधार माल खरीदा तो इसे क्रेडिट परचेज कहेंगे। अगर मैंने जो माल खरीदा और नगद खरीदा, पैसा दिया और माल खरीदा तो कैश परचेज। अगर मैंने माल खरीदा और उधार खरीदा तो इसे क्रेडिट परचेज कहेंगे। परचेज रिटर्न मतलब मैंने माल को लौटा दिया। सेल्स अगेन दो तरह की है, अगर जो मैंने माल बेचा वो नगद माल बेचा तो उसे कैश सेल्स कहेंगे। अगर जो मैंने माल बेचा और वो उधार बेचा तो इसे क्रेडिट सेल्स कहेंगे। जो बेचा हुआ माल मेरा वापस आ गया तो उसे सेल्स रिटर्न कहेंगे। जो बेचा हुआ माल मेरा वापस आ गया तो उसे सेल रिटर्न कहेंगे। मेरी दुकान पे साल के शुरुआत में जो माल पड़ा हुआ था मेरे दोस्तों, मेरी दुकान पे साल के शुरुआत में जो माल पड़ा हुआ था उसे ओपनिंग स्टॉक कहेंगे। साल के एंड में जो मेरी दुकान पे माल पड़ा हुआ है उसे क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे। जो साल के शुरुआत में मेरी दुकान पे माल पड़ा हुआ बिकने के लिए तैयार था उसे ओपनिंग स्टॉक कहेंगे। साल के एंड में जो मेरा माल बिका है, पड़ा हुआ है, उसे क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे। ये सब मैं शब्दावली कर रहा हूं जो आपको बार बार पढ़ना है, घर पे बार बार रिवाइज करना है। ये सब वो शब्दावली है जो आपको बार बार पढ़ना है, अपने दिमाग में दोहराना। डिक्शनरी है जैसे अपन ने बार बार जीवन में सुना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक, सी फॉर कैट, ऐसे हमने एक बार नहीं कम से कम 25 बार सुना था बचपन में। वैसे ही आपको बार बार सुनना है। स्टॉक मतलब वो चीज जो हमारे, गुड्स मतलब वो चीज जिसमें हमारी दुकान है, जिसमें हमारा बिजनेस है, जिसमें हमारा नेचर ऑफ द बिजनेस है, वो चीज हम खरीदते हैं तो उसे परचेज कहते हैं। परचेज नगद भी हो सकती है, उधार भी हो सकती है। पैसा दिया और माल खरीदा, नगद परचेज। पैसा नहीं दिया, उधार खरीदी, उधार परचेज। जो माल पसंद नहीं आया वापस लौटा दिया, परचेज रिटर्न। जो माल बेचा उसे सेल कहेंगे। ये भी नगद उधार दोनों हो सकती है। जो माल बेचा वापस आ गया, सेल्स रिटर्न। साल के शुरुआत में जो स्टॉक था उसे ओपनिंग स्टॉक, साल के एंड में जो स्टॉक था उसे क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे। रूटीन में माल बेचना, पैसा आना, इसे रेवेन्यू कहेंगे। उस इनकम को प्राप्त करने के लिए खर्चे किए गए उसे खर्चे कहेंगे। इनकम मतलब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब कार्य चालू हालत में। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल और फिनिश गुड्स मतलब तैयार माल। अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो गुड्स में भी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, रॉ मटेरियल, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, और अगर मेरे पास, अगर यहाँ पे अगर बातचीत करें अपन कि ट्रेडिंग गुड्स है, मेरी दुकान है जहाँ माल लाके मैं इसे बेचता हूँ, तो वहाँ पे अगर अपन बातचीत करें तो अपने लिए ये चीज है दोस्तों। पक्की बात। तो इफ द गुड्स आर द ट्रेडिंग गुड्स, यदि गुड्स अपने लिए ट्रेडिंग गुड्स है, यदि गुड्स अपने लिए ट्रेडिंग गुड्स है मतलब दुकान पे माल लाया और दुकान से माल बेच दिया तो उसे ट्रेडिंग गुड्स कहते हैं, उसे ट्रेडिंग गुड्स कहते हैं। पक्की बात है। और अगर मेरी फैक्ट्री है जिसमें मैं माल लाया और माल बनाया और बेचा, तो जो कच्चा माल है उससे रॉ मटेरियल, जो तैयार हो गया उससे फिनिश गुड्स, और जिसको मैं रेडी अभी हुआ नहीं, आधा अधूरा माल पड़ा हुआ है, उससे मैं वर्क इन प्रोग्रेस कहूंगा। पक्की बात दोस्तों। अब दोस्तों कुछ और शब्द हैं दोस्तों।
ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल, दीज आर द इम्पॉर्टेंट वर्ड, ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल। फिर उसके बाद बैड डेट्स, उधार, एंटिटी, एंट्री, प्रोप्राइटर, इंसॉल्वेंट और ये तमाम तरह की बातें, राइट। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हम लोग एक एक करके पे आते हैं। ट्रेड रिसीवेबल, ये रहा दोस्तों ट्रेड रिसीवेबल। स्टॉक का मतलब होता है हमारी दुकान पे पड़ा हुआ स्टॉक। साल के शुरुआत में पड़ा है तो ओपनिंग स्टॉक, एंड में पड़ा है तो क्लोजिंग स्टॉक। चले दोस्तों, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत दो शब्द आते हैं, एक डेटर्स आता है, या बी साइलेंट है दोस्त, प्लीज डू नॉट से डेप्टर्स, हियर द बी इज द साइलेंट, हियर द बी इज द साइलेंट। और एक और होता है बिल्स और रिसीवेबल, जिससे हम लोग शॉर्ट में बी आर कहते हैं। जब मैंने कि अपनी दुकान से किसी कस्टमर को माल उधार बेचा, मैंने अपनी दुकान से राम नाम के व्यक्ति और श्याम नाम के व्यक्ति को उधार माल बेचा। मेरी किराना की शॉप है और मैंने अपनी दुकान से राम को 5,000 का और श्याम को 8,000 का माल उधार बेचा। इन दोनों को मैंने उधार माल बेचा, मुझे इनसे पैसा लेना बाकी। मैंने अपनी क्लास से दर्श को पढ़ाया, पूरा पढ़ा दिया, दर्श ने अभी तक पैसे नहीं दिए, दर्श से पैसा लेना बाकी है। जब आप अपने बिजनेस में जो रूटीन एक्टिविटीज करते हो, जो रूटीन काम करते हो, और वो आपने उधारी में सेवाएं दी, उधारी में माल बेचा है और आपको उनसे पैसा लेना बाकी है, आपको उनसे पैसा लेना बाकी है, बिकॉज यू ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स और ऑलरेडी गिवन द सर्विसेज। जब आपने अपने क्लाइंट को सेवाएं दे दी या अपने कस्टमर को माल बेच दिया, उधार बेचा, उधार सेवाएं दी और उनसे पैसा लेना बाकी है, तो दोस्तों उन्हें हम डेटर्स कहते हैं। और दोस्तों राम नाम के व्यक्ति से मैंने बोला कब पैसा देगा, उसने बोला 3 महीने बाद। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरे को जानता हूं, और कोई मैंने उससे लेटर वेटर नहीं लिया, वो डेटर्स से। पर श्याम नाम के व्यक्ति ने बोला 3 महीने बाद दूंगा, तो मैंने कहा भैया एक लेटर लिख के दे, साइन करके दे कि तू 3 महीने बाद पैसा देगा। उसने बोला लेटर आप ही लिख दो, मैं साइन कर देता हूं। तो मैंने एक लेटर लिखा कि 3 महीने बाद आप मुझे पैसा दे देंगे, और उसने साइन करके दिया, ओके मैं दे दूंगा, और वो लेटर मेरे पास आ गया, तो वो लिखावट हो गई। तो जब मुझे किसी से पैसा लेना और उससे लिखित में अनुबंध हो गया, लिखित में स्वीकृति मिल गई, लेटर पे साइन आ गई, एक्सेप्टेंस आ गया, तो वही शाम मेरे लिए अब डेटर से बिल्स रिसीवेबल कहलाया। तो पहले जब मैं माल बेचता हूं, सेवाएं देता हूं, तो इंस्टेंटली दोनों डेटर्स बनते हैं। फिर अगर जिसने लिख के नहीं दिया तो वो डेटर्स ही रह जाता है, और जिसने लिख के दे दिया या साइन करके दे दी, ओके मैं दे दूंगा, वो लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस हो गया, लिखूंगा मैं ही, साइन वो करेगा, तो उससे बिल्स रिसीवेबल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। और दोस्तों इन दोनों ही वर्डों को मिला के ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल इट इज एन ब्रॉडर वर्ड, ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड द डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड द डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल जो आपका है वो आपका यहाँ पे है, अच्छा ये है, ओह माय गॉड, राइट, ट्रेड रिसीवेबल इज द हेडिंग। तो जब हम अपनी दुकान से किसी कस्टमर को उधार माल बेचते हैं और हमको जब उस कस्टमर से पैसा लेना बाकी होता है, तो हमारा ट्रेड रिसीवेबल कहलाता है। अगर उसने हमको लिख के नहीं दिया तो वो डेटर्स कहला जाता है, और स्वीकृति दे दी, एक्सेप्टेंस दे दिया, बिल्स रिसीवेबल कहलाता है। दोस्तों ये दोनों ही ट्रेड रिसीवेबल, ये करंट असेट्स का पार्ट है। करंट असेट्स में स्टॉक आता है, डेटर्स आता है, बीआर आता है, ट्रेड रिसीवेबल आता है। स्टॉक इज ऑल्सो कवर्ड अंडर करंट असेट्स। दुकान पे पड़ा हुआ स्टॉक इज करंट असेट्स। मैंने आपको सेवाएं दी, आप मेरे स्टूडेंट हो और आपने मुझे पैसा नहीं दिया, आप भी डेटर्स हो। मैंने अपने सीए के रूप में अपने क्लाइंट को सेवाएं दी, उसने पैसा नहीं दिया, वो भी मेरा डेटर्स है। मैंने मेरी दुकान पे किसी को उधार माल बेचा, उसने मुझे पैसा नहीं दिया, वो भी मेरा डेटर्स है। लिख के दे दिया, साइन करके दे दी, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स रिसीवेबल कहलाएगा। ये मेरी करंट असेट्स कहलाती है। अब दोस्तों इसका उल्टा, ट्रेड पेबल।
जब मैंने किसी सप्लायर से माल उधार खरीदा और उसको पैसा नहीं दिया तो उसे सन्ड्री क्रेडिटर्स बोलते हैं, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स। इसका पूरा नाम बोलूं तो मैं क्रेडिटर्स फॉर गुड्स। जब मैंने आपसे उधार माल खरीदा और आपका पैसा नहीं दिया तो इसे क्रेडिटर्स फॉर गुड्स कहते हैं। जब मैंने आपसे उधार माल खरीदा और आपको पैसा नहीं दिया तो इसे क्रेडिटर्स फॉर गुड्स कहते हैं। When I am purchasing the goods from the supplier and I am not giving the payment instantly, मैं आपको पेमेंट नहीं दे रहा हूं तो इसे क्रेडिटर्स फॉर गुड्स कहते हैं। और दोस्तों, अगर मैंने आपको एक्सेप्टेंस स्वीकृति लिख के दे दी कि मैं आपको पैसा दूंगा तो इसे ट्रेड पेबल कहते हैं। तो वही वाली बात है, बीआर का उल्टा बिल्स पेबल, डेटर्स का उल्टा क्रेडिटर्स। मुझे आपसे पैसा लेना, आप मेरे डेटर्स हो तो आपके लिए मैं क्रेडिटर्स हूं। आपने लेटर एक्सेप्ट करके दे दिया तो आप मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल हुए तो आपके लिए मैं बिल्स पेबल हूं। तो मेरे लिए राम अगर डेटर्स है तो राम के लिए मैं क्रेडिटर्स हूं, क्योंकि मैंने उससे माल बेचा तो उसने मेरे से माल खरीदा। मेरे लिए शाम अगर बिल्स रिसीवेबल है तो शाम के लिए मैं बिल्स पेबल हूं। तो वही वाली बात है, हमने जिसको उधार माल बेचा, जिससे पैसा लेना बाकी वो ट्रेड रिसीवेबल, उसने लिख के नहीं दिया तो वो डेटर्स, लिख के दिया तो बिल्स रिसीवेबल। हमने जिससे माल खरीदा उसको पैसा देना बाकी तो ट्रेड पेबल, लिख के दे दिया तो बिल्स पेबल, और लिख के नहीं दिया तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स। इसको क्रेडिटर्स फॉर गुड्स भी बोलते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स भी बोलते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, राइट। यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स भी बोलते हैं, बहुत सारे आदमी होते हैं। इसे सन्ड्री क्रेडिटर्स भी बोला जाता है दोस्तों, इसे सन्ड्री क्रेडिटर्स भी बोला जाता है, इसे ट्रेड क्रेडिटर्स भी बोला जाता है, इसे ट्रेड क्रेडिटर्स भी बोला जाता है। चेक कर ले। इसे ट्रेड क्रेडिटर्स भी बोला जाता है। चेक 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 चेक। ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, ये रहा, राइट। तो ये रही अपनी स्थिति। डन है दोस्त, ये रही। तो जब हम किसी से माल खरीदते हैं, हमने उसको पैसा नहीं दिया तो उसे क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, ट्रेड क्रेडिटर्स या सन्ड्री क्रेडिटर्स कहते हैं। लिख के नहीं दिया तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, लिख के दिया तो बिल्स पेबल, और ये दोनों ही मिला के ट्रेड पेबल होते हैं। ट्रेड मतलब बिजनेस। बिजनेस के कारण अगर हमने किसी से कोई माल खरीदा, पैसा नहीं दिया तो उसे ट्रेड पेबल कहते हैं। बिजनेस के कारण हमने किसी को माल बेचा और हमको पैसा नहीं आया तो उसे ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं। दोस्तों, अब मैं 1 मिनट के लिए ब्रेक लूंगा और आप लोगों को कुछ डेफिनेशन से स्लो मोशन में परिचित कराऊंगा। बिल्कुल हर डेफिनेशन को एक लाइन बोलूंगा, यहां तक। हर डेफिनेशन को सिर्फ एक लाइन बोलूंगा, शॉर्ट में और की पॉइंट, और बिल्कुल स्लो मोशन। आप लोग की पॉइंट लिखना चाहो तो लिख लेना। बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस में होने वाले व्यवहार जिन्हें मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन्हें मनी में कन्वर्ट करके लिखना, उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे माल को खरीदना, माल को बेचना, खर्चे करना, पैसे लेना, पैसे देना, दीज आर द बिजनेस ट्रांजैक्शन। इन बिजनेस ट्रांजैक्शन को मनी में कन्वर्ट करके रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग होती है। बिजनेस ट्रांजैक्शन में माल खरीदना, माल बेचना, पैसे आना, पैसे देना आता है। सिर्फ एक एक दो लाइन। बिजनेस की एक परिभाषा होती है जिसे अपन, बिजनेस की एक भाषा होती है जिसे अपन मनी कहते हैं। बिजनेस में प्रत्येक चीजों को मनी में कन्वर्ट करके ही एक्सप्रेस किया जाता है।
जैसे आपने बोला मैंने बोर्ड खरीदा 6x4 का, वो बोलता है रुपए में बोलो। मैं बोलता हूँ मैंने 100 यूनिट खरीदी, बोले रुपए में बोलो। मैं बोलता हूँ मैंने कार खरीदी 3, बोले रुपए में बोलो। मैं बोलता हूँ साहब मैंने कैलकुलेटर खरीदा, बोले रुपए में बोलो। इसका मतलब बिजनेस में ईच एंड एवरीथिंग शुड बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, बिकॉज द मनी इज द लैंग्वेज ऑफ द अकाउंटिंग। सो एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स एंड रिकॉर्ड इन ए सिस्टमेटिक मैनर। दिस इज नोन एज आपका मॉनेटरी, जिसको बोल सकते हैं अपन कि मनी इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। अगला मेरे दोस्तों, अकाउंट। अकाउंट क्या है? एक लीजर। जब हमको किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में जानकारी एक ही जगह से चाहिए, हम किसी पर्टिकुलर चीज की जानकारी को एक ही जगह पे लिख देते हैं, हम किसी पर्टिकुलर मैटर को किसी एक ही जगह पे डिनोट कर देते हैं, तो उससे रिलेटेड जानकारी जब हमको एक ही जगह पे मिल जाती है तो उसे हम अकाउंट कहते हैं। अकाउंट टी शेप में बनता है, 2 साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट। लेफ्ट हैंड साइड डीआर साइड होती है, डेबिट रिकॉर्ड, राइट हैंड साइड क्रेडिट रिकॉर्ड होता है। इसमें पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड जानकारी एक ही जगह पे मिलती है। जैसे राम का लेजर बनाया, अकाउंट बनाया तो राम से रिलेटेड जानकारी एक जगह, श्याम का बनाया तो श्याम से रिलेटेड एक जगह, सैलरी का अकाउंट बनाया तो सैलरी से रिलेटेड एक जगह, प्रिंटिंग स्टेशनरी का बनाया तो प्रिंटिंग स्टेशनरी से रिलेटेड एक जगह। शॉर्ट में कैपिटल, मालिक द्वारा अपने बिजनेस को चालू करते समय पैसा लगाना या वस्तु लगाना कैपिटल कही जाती है। तो वॉट एवर द थिंग और अमाउंट invested by the owner in the business to start up the business is known as capital. बीच में और पैसों की जरूरत पड़ी या और किसी चीज की जरूरत पड़ी और मालिक ने अपने पर्सनल रिसोर्सेज से बिजनेस में इंट्रोड्यूस करा तो उसे एडिशनल कैपिटल कहते हैं। ड्रॉइंग्स का मतलब होता है कि जब मालिक ने अपने बिजनेस में से पर्सनल प्रयोग के लिए रुपए या कोई वस्तु निकाल ली हो तो उसे ड्रॉइंग्स कहते हैं। When the owners withdraw amount or the thing from the business for his personal use is known as drawings. लाइबिलिटीज का मतलब होता है ऑब्लिगेशन, कर्जा, दायित्व। लाइबिलिटीज का मतलब होता है हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन जो हमको किसी को चुकाना बाकी है, वो हमारा ऑब्लिगेशन है, वो हमारा दायित्व, वो हमारा कर्जा है। ये लाइबिलिटीज 2 तरह की होती है, एक नॉन करंट और एक करंट। जो कर्जा, जो लाइबिलिटीज हमको 1 साल के बाद चुकाना है उसे नॉन करंट कहते हैं, और जो विद इन 1 ईयर चुकाना है उसे हम करंट लाइबिलिटीज कहते हैं। 1 साल के लंबे चुकाने में लोन आ जाते हैं, डिबेंचर आ जाते हैं। 1 साल के अंदर चुकाने में क्रेडिटर्स आ जाते हैं, बिल्स पेबल आ जाते हैं, और भी आगे चीजें बताऊंगा जो विद इन 1 ईयर में सेटल करना है। जब हमने किसी से उधार माल खरीदा तो हमको 1 साल में चुकाना पड़ता है, उसे हम क्रेडिटर्स कहते हैं। तो क्रेडिटर्स आर कवर्ड अंडर द करंट लायबिलिटीज, बिल्स पेबल आर कवर्ड अंडर द करंट लायबिलिटीज। लोन अगर 1 साल से कम का है तो करंट लायबिलिटीज, 1 साल से ज्यादा का है तो आपके नॉन करंट लायबिलिटीज। असेट्स, असेट्स के बारे में दोस्तों मैं बात बोलूंगा कि असेट्स मतलब वो प्रॉपर्टी जो टेंजिबल इंटेंजिबल हो सकती है, जो हमारे लिए इकोनॉमिक रिसोर्स डेवलप करती है, कमाई का साधन डेवलप करती है, उसे हम असेट्स कहते हैं। असेट्स मतलब वो प्रॉपर्टी जो ओनरशिप में हमारे पास होनी चाहिए, जो हमारी ओन्ड होनी चाहिए, जो हमारी इनकम पैदा करने में मदद करती है, उसे हम यहाँ पे प्रॉपर्टी या हम असेट्स कहते हैं। ये असेट्स 2 तरह की होती है, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब वो असेट जो दिखती है, इनटेंजिबल मतलब वो असेट जो दिखती नहीं। टेंजिबल मतलब वो विच कैन बी टच ऑब्लिक सीन, इनटेंजिबल मतलब विच कैन नॉट बी टच ऑब्लिक सीन, ओनली रियलाइजेबल। टेंजिबल में आता है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब आता है। इनटेंजिबल में आता गुडविल, इमेज, पेटेंट, फार्मूला, कॉपीराइट, अधिकार, ट्रेडमार्क, मोनो, ये सब आते हैं। असेट्स अगेंस्ट 2 प्रकार की होती है, एक नॉन करंट और एक करंट। नॉन करंट मतलब वो असेट जो लंबे समय के लिए होती है, 1 साल से ज्यादा के लिए होती है। इस नॉन करंट असेट्स में अपने लिए लैंड, बिल्डिंग जो 1 साल से ज्यादा के लिए, प्लांट, मशीनरी जो 1 साल से ज्यादा के लिए, फर्नीचर फिटिंग जो 1 साल से ज्यादा के लिए, व्हीकल, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ये सब 1 साल से ज्यादा के लिए, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब नॉन करंट असेट्स है। और टेंजिबल, इनटेंजिबल असेट्स, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, जनरली ये आपके नॉन करंट ही होती है। करंट असेट्स मतलब वो असेट जो विद इन 1 ईयर अपना रूप चेंज कर देती है, जो 1 साल के अंतर्गत अपने आप को परिवर्तित कर देती है, जो 1 साल से ज्यादा उस रूप में टिकती नहीं है, उसे करंट असेट्स कहते हैं। जैसे हमारी दुकान पे कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, दुकान पे रखा हुआ क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, दीज आर द करंट असेट्स। दुकान का कैश बैलेंस, दुकान का बैंक बैलेंस, दुकान का स्टॉक, दुकान के डेटर्स,
जो हमने किसी को उधार माल बेचा था उससे पैसा लेना बाकी है, आज बाकी कल दे देगा, 10 दिन में दे देगा, 1 महीने में दे देगा, 2 महीने में दे देगा, 3 महीने में दे देगा, पर ऐसा तो नहीं होगा ना कि साल भर तक नहीं देगा। इतनी लंबी उधारी हम थोड़ी देंगे, ज्यादा से ज्यादा उधारी 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने की देंगे, 1 साल से ज्यादा की उधारी थोड़ी देंगे। तो डेटर्स आर ऑलवेज कवर्ड अंडर करंट असेट्स, सेम एज बिल्स रिसीवेबल। आपने मुझे लिख के दे दिया 2 महीने 3 महीने में पैसा दोगे। 1 साल से ज्यादा का जनरली हम लेटर नहीं लेते हैं, 1 साल से ज्यादा का कोई अस्तित्व नहीं होता। जनरली मैक्सिमम टाइम पीरियड फॉर द गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट आर 3 मंथ, 4 मंथ, बहुत हो गया 3-4 महीने। तो डेटर्स एंड बीआर आर कवर्ड अंडर द करंट असेट्स and creditors and bills payable are covered under the current liabilities because both are covered within the year। दोस्तों अगले पॉइंट में बात करें फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट्स मतलब वो असेट जो डमी असेट्स होती है, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। बताऊंगा आगे जाके। फिक्टिशियस असेट्स मतलब डिस्काउंट ऑन शेयर, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, अंडर राइटिंग कमीशन, इन्हें फिक्टिशियस असेट्स कहते हैं। फिक्टिशियस असेट्स मतलब वो असेट्स जो हमने असेट्स में तो लिख दी पर वो रियलाइजेबल नहीं है, वो प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए लिख दी लेकिन वो असेट्स नहीं है। वो जो ऐसा खर्चा जो एक बार कर दिया जिसका बेनिफिट कई साल तक मिलता है उसे केवल असेट्स में लिखते हैं, जैसे वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर द एग्जांपल ऑफ फिक्टिशियस असेट्स कि मैंने एक बार 3 साल की वॉल पेंटिंग करा दी और लिख दिया, तो वो भले ही मैं लिख दूं असेट्स में लेकिन वो कोई मेरी रियलाइजेबल नहीं है। जो असेट जिसका बेनिफिट मेरे को कई सालों तक मिलता है लेकिन असेट्स क्रिएट नहीं होती है, उससे पैसा रियलाइज नहीं होगा, उसे फिक्टिशियस या डमी असेट्स कहते हैं। डमी असेट्स, फिक्टिशियस असेट्स मतलब वो असेट जिनका कोई रियलाइजेबल थिंग नहीं होती है। डिस्काउंट ऑन शेयर, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, अंडर राइटिंग कमीशन, ये सब फिक्टिशियस असेट्स है। चलें दोस्तों, नॉन करंट असेट्स आपके लिए हो ही गया। यहाँ पे नॉन करंट असेट्स मतलब वो असेट जो 1 साल से ज्यादा के लिए। नॉन करंट असेट्स में फिक्स असेट्स आती है। फिक्स असेट्स में 2 चीज आती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। करंट असेट्स मतलब वो असेट जो 1 साल के अंतर्गत अपने आप को कैश में कन्वर्ट कर देगी, जो शॉर्टर पीरियड के लिए होती है, जो 1 साल से कम पीरियड के लिए होती है और 1 साल में अपने आप को कैश में परिवर्तित कर देती है, कन्वर्टिबल इनटू द कैश हो जाती है और कैश होती है, उससे अपन करंट असेट्स कहते हैं। तो दोज असेट्स विच आर कन्वर्टिबल इनटू कैश, दोज असेट्स विच आर कन्वर्टिबल इनटू कैश आर नोन एज करंट असेट्स। फिक्टिशियस असेट्स को मैंने अभी हल्का सा समझाया है, आप समझ सकते हैं। फिक्टिशियस असेट मतलब वो असेट जो डमी असेट्स है, जो असेट्स में तो दिखती है लेकिन वो हमारे कोई काम की नहीं होती, जिनसे पैसा रियलाइज नहीं होता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर कवर्ड अंडर फिक्टिशियस असेट्स। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर कवर्ड अंडर फिक्टिशियस असेट्स। हैवी एडवर्टीजमेंट जब कंपनी लॉन्च होती है तो इसे भी हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिक्टिशियस असेट्स कहते हैं। जब कंपनी लॉन्च होती है तो अपने शेयर डिस्काउंट पे इशू करती है। डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर is an example of fictitious assets, राइट। ये अपनी fictitious assets होती है दोस्तों। इसी में अगर अपन और आगे की बातचीत करें तो अपन असेट्स में करंट असेट्स मतलब वो जो 1 साल में कन्वर्ट हो जाती है, विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट होती है। नॉन करंट असेट्स मतलब वो जो 1 साल में कन्वर्ट नहीं होती, कैश में कन्वर्टिबल नहीं होती है, लंबे समय के लिए यूज करते हैं, उसको अपन नॉन करंट असेट्स कहते हैं। फिक्टिशियस असेट मतलब डमी असेट्स, कंपनी के लॉन्चिंग के समय हैवी एडवर्टीजमेंट जिसका बेनिफिट कई सालों तक मिलता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, जब कंपनी अपने शेयर लॉन्च करती है तो डिस्काउंट पे देती है ताकि एक बार पैसा आ जाए मैं कलेक्ट करके बिजनेस चालू कर पाऊं, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ये सब भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रिसिप्ट का मतलब होता है जो हमने माल बेचा, जो हमने सेवाएं दी, उससे पैसा आना, इसे ही हम रेवेन्यू भी कहते हैं। रेवेन्यू मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी रूटीन रेगुलर एक्टिविटीज से जो पैसा आए, माल बेचना, डेटर्स से पैसा आना, सेवाएं देना, उससे पैसा आना रेवेन्यू होता है। एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग द असेट्स और गुड्स और सर्विसेज। वो बोलता है बोले एक्सपेंडिचर मतलब वो जो हमारे को किसी असेट्स को खरीदने में किया गया हो या कोई लाइबिलिटीज को चुकाना या फिर कोई लाइबिलिटीज को कोई इनकर्ड कर रहे हैं और उसके कारण हमने जैसे कोई असेट्स खरीदी उधार या असेट्स खरीदी नगद, तो व्हेन वी आर एक्वायरिंग द असेट्स और इनकरिंग द लाइबिलिटी इट इज नोन एज एक्सपेंडिचर। दोस्तों एक्सपेंडिचर का मतलब 2 तरह के होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर जो कभी कभी होते हैं, बार बार नहीं होते हैं, रेयरली होते हैं, बड़ी मात्रा में होते हैं। असेट्स को खरीदना, असेट्स मतलब नॉन करंट असेट्स को खरीदना, नॉन करंट असेट्स को खरीदने में किए गए खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसे फर्नीचर खरीदा, प्लांट मशीनरी खरीदी, कंप्यूटर खरीदा, इनको एस्टेब्लिशमेंट करने में ट्रायल एक्सपेंडिचर लगे,
जब तक वो असेट्स पुट टू यूज नहीं हो, जब तक वो असेट्स रेडी टू यूज नहीं हो, जब तक वो असेट्स काम करने लायक नहीं बने, जब तक उस पर किए गए तमाम खर्चे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर, जब तक उस पर काम किए गए उस पर किए गए तमाम खर्चे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर जो आपके रेयरली होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो असेट जो वो खर्चे जो आपके असेट्स को खरीदने में होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर जो आपको असेट्स को एक्वायर करने में होते हैं, उसे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। पक्की बात है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर जो रूटीन में नहीं होते हैं। आई एम सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर जो रूटीन होते हैं, जो बिजनेस को ऑपरेटिंग करने में होते हैं, जो रेगुलरली बिजनेस को मेंटेन करने में होते हैं, जैसे माल को खरीदना, जैसे स्टाफ की सैलरी, जैसे बिजली का बिल, जैसे टेलीफोन का बिल, इन्हें अपन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंडिचर आपके कभी कभी होते हैं, एक बार कर दिए बेनिफिट 2-3 सालों के लिए मिलता है। कंपनी के लॉन्चिंग के समय हैवी एडवर्टीजमेंट, राइट, दीवार पे वॉल पेंटिंग करना, आपने ऐसा खर्चा करा जो एक बार करा लेकिन बेनिफिट 3-4 सालों के लिए मिल रहा है। हैवी एडवर्टीजमेंट, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में बेनिफिट मिल रहा है, उसे अपन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। रेवेन्यू का मतलब होता है इट इज एन ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश और कैश रिसीवेबल, मैं बता चुका हूं, और अदर कंसिडरेशन अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइजेस फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग द सर्विसेज फ्रॉम द यूज ऑफ एंटरप्राइजेस, यील्डिंग इंटरेस्ट, डिविडेंड एक्सेट्रा। जो आप रूटीन काम करते हो, रूटीन एक्टिविटीज करते हो, रूटीन काम है आपका माल बेचना, सेवाएं देना, उनसे अगर आपका कोई पैसा इनफ्लो आया, ग्रॉस इनफ्लो, तो उसे रेवेन्यू कहेंगे। खर्चा मतलब उस ग्रॉस इनफ्लो को प्राप्त करने के लिए किया गया कोई अमाउंट, उस ग्रॉस इनफ्लो को प्राप्त करने के लिए दिया गया कोई अमाउंट, एक्सपेंसेस, राइट। इसमें अपने को बातचीत करेंगे अपन। तो इनकम मतलब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अभी मैंने आपको इसमें वो चीज़ नहीं पढ़ाई है दोस्तों, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग, अभी आऊँगा, ये अगले लेवल की बात है। इनकम मतलब रेवेन्यू माइनस खर्च। प्रॉफिट अलग चीज़ होती है दोस्त, प्रॉफिट अलग चीज़ हो गई। प्रॉफिट और इनकम यूँ बोले तो सेम चीज़ हो गई। प्रॉफिट और इनकम आर द सेम चीज। इनकम, प्रॉफिट मीन्स द इनकम अर्न्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, मतलब जो रूटीन काम कर रहे हो आप, उससे अगर आपने खर्चा वर्चा काट के कुछ भी कमाया है तो उसे अपन प्रॉफिट कहेंगे। मतलब इनकम के दो हिस्से हो गए, ग्रॉस प्रॉफिट और एक नेट प्रॉफिट। जब आप फाइनल अकाउंट पढ़ोगे तो आपको दोनों चीजें समझ में आएगी कि व्हाट डू मीन बाय ग्रॉस प्रॉफिट एंड व्हाट डू मीन बाय नेट प्रॉफिट। तो इनकम हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट। गेन, जब आपने इरेगुलर एक्टिविटीज से कुछ कमाया, नॉन रूटीन एक्टिविटीज से कुछ कमाया, आपने नॉन करंट असेट जो थी, जो आप बेचने के लिए नहीं रखते हो, रूटीन काम नहीं यूज करने के लिए रखते हो, कमाने के लिए रखते हो, और आपने उससे कमाया, उसको बेच के आपने लॉटरी की टिकट खेली और लॉटरी में इनाम जीते। आपने इरेगुलर कोई काम करा, कोई शेयर्स में पैसा लगाया, आपके पास पैसा पड़ा था, लगा दिया, अब आपने कमा लिया, दैट आर द गेन। लॉस, जब आपके खर्चे ज्यादा हो गए और रेवेन्यू कम आई हो, जब आपके खर्चे ज्यादा गए हो और आपके रेवेन्यू कम आई हो, तो उसे अपन लॉस कहते हैं। परचेज, वो चीज जो आपने माल खरीदा बेचने के लिए, उसे परचेज कहते हैं। नगद माल खरीदा तो कैश परचेज, उधार खरीदा तो क्रेडिट परचेज। परचेज रिटर्न मतलब जो खरीदा उसे वापस करा, परचेज रिटर्न मतलब जो खरीदा उसे वापस करा, उसे परचेज रिटर्न कहते हैं। सेल्स मतलब क्या, जो माल बेचा उसे सेल्स कहेंगे, जो माल बेचा वो वापस आ गया तो उसे सेल्स रिटर्न कहेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब रूटीन एक्टिविटीज करने से जो हमारे पास पैसा आया, रूटीन एक्टिविटीज करने से जो हमारे पास पैसा आया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करने से जो हमारे पास पैसा आया, ऑपरेटिंग रूटीन नेचर ऑफ द बिजनेस करने से जो हमारे पास पैसा आया, उसे रेवेन्यू कहेंगे। गुड्स मतलब वो वस्तु जिसमें आपकी दुकान है, वो वस्तु जिसमें आप डील करते हो। अगर आपकी दुकान है तो उसमें जो गुड्स आता है वही बिकता है, तो उसे ट्रेडिंग गुड्स या फिनिश गुड्स कहते हैं। पर अगर आपकी फैक्ट्री है जिसमें आप रॉ मटेरियल लाते हो, कच्चा माल लाते हो, उसे तैयार करते हो और उसे बेचते हो, तो उससे अपन 3 कैटेगरी में बोलेंगे, रॉ मटेरियल कच्चा माल, WIP आधा अधूरा माल, और फिनिश गुड्स तैयार माल। दोस्तों ये मैं बार बार इसलिए इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि आपको इन सब शब्दों से परिचित बार बार होना है।
ये सब डिक्शनरी वर्ड है, ये सब आपके दिलो दिमाग में बसना चाहिए। कोई आपको बोले ट्रेड रिसीवेबल तो बोलना ट्रेड रिसीवेबल मतलब हमको किसी से पैसा लेना है, हमने उसको उधार माल बेचा, हमारी सेवाएं दी, हमारे बिजनेस के रूटीन एक्टिविटीज के कारण हमको उससे पैसा लेना है। अगर हमने अपनी सेवाएं दी, उसने हमको पैसा नहीं दिया, या हमने उसको माल बेचा, उसने पैसा नहीं दिया, तो वो हमारा ट्रेड रिसीवेबल होगा। ट्रेड रिसीवेबल के अंतर्गत दो शब्द यूज किए जाते हैं, डेटर्स और बिहार। अगर हमने उसको माल बेचा और उसने हमको पैसा नहीं दिया और कोई लिख के भी नहीं दिया, कोई लिखा पढ़ी भी नहीं हुई, तो उसे हम डेटर्स कहेंगे। बी साइलेंट है, अगर उसने हमको एक लेटर एक्सेप्ट करके दे दिया कि इस तारीख को पैसा देंगे, तो उसे हम बिल्स रिसीवेबल कहेंगे। दोस्तों ट्रेड पेबल मतलब वो जब हमने किसी से माल उधार खरीदा और हमने उसको पैसा नहीं दिया, तो उसे हम ट्रेड पेबल कहेंगे। यदि हमने रूटीन में माल खरीदा और हमने उसको पैसा नहीं दिया, तो उसे हम सन्डी क्रेडिटर्स कहेंगे। पर दोस्तों अगर हमने उसको लिख के दे दिया, साइन करके दे दी कि हम तेरे को इस तारीख को पैसा देंगे, तो बिल्स पेबल कहलाएंगे। तो ट्रेड पेबल वर्ड के अंतर्गत दो शब्द आते हैं, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। ट्रेड पेबल के अंतर्गत दो शब्द आते हैं, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, दोनों ही ट्रेड पेबल के अंतर्गत होते हैं। क्रेडिटर्स मतलब पैसा देना बाकी है, लिख के नहीं दिया। बिल्स पेबल मतलब लिख के दिया। डेटर्स का मतलब होता है, ट्रेड डेटर्स का मतलब लिख के नहीं दिया, पैसा मेरे को लेना बाकी है। और ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है दोस्त लिख के आ गया, साइन हो गई कि पैसा लेना बाकी है। तो ट्रेड रिसीवेबल हमारी करंट असेट से, ट्रेड पेबल हमारी करंट लायबिलिटी से, क्योंकि दोनों ही एक साल में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेरे ख्याल से दोस्तों इतना रखेंगे हम लोग। इसके बाद की कहानी को हम लोग फिर आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि चक्कर ये है कि आप एक साथ में अगर बहुत ज़्यादा करोगे तो भी आपके लिए लोड बढ़ जाता है दोस्तों मेरे। तो हम चाहेंगे कि आप लोग इतना इसको एक बार देख लो और मुझसे डाउट पूछ लो। आप लोग जो भी मुझसे डाउट पूछना चाहते हैं वो इसमें अपने डाउट को आप रेज कर लो। इसके बाद आएगा दोस्त कॉस्ट। इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू ए स्पेसिफिक आर्टिकल और प्रोडक्ट और एक्टिविटी। सीधी बात है, जो माल आपने बेचा उसको कितने में खरीदा था, या जो सेवाएं आप दे रहे हो वो सेवाएं आपको कितने में पड़ी है। तो कॉस्ट का मतलब होता है इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू ए स्पेसिफिक आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी। किसी एक्टिविटी किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, किसी एक्टिविटीज किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए किया गया खर्चा, किसी एक्टिविटीज किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए किया गया खर्चा। माल बेचना है तो माल को बनाने के लिए किया गया खर्चा, कोई एक्टिविटीज करना है तो उस एक्टिविटीज के लिए किया गया खर्चा, उसे हम कॉस्ट कहेंगे। पक्की बात दोस्तों। तो इतना रखते हैं दोस्त, हम कल हम आगे की बात करेंगे। थैंक यू।